आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सिंधी अदब और समाज के 75 साल के हवाले से आज की इस नशस्त में आने वाले तमाम अहबाब, तमाम मंदूबीन, तमाम पैनलिस्ट और यहाँ आए तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज आर्ट्स काउंसिल की 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा दिन है। मैं 1 मिनट में सिर्फ ये बताऊं आप सब लोगों को कि 249 मंदूबीन पर मुश्तमिल 49 इजलास इस कॉन्फ्रेंस के रखे गए हैं। आज उसका चौथा दिन है जिसमें बिला तफरीक बहुत सारी बातें हुई। वो बहुत सारी बातें समाज पे जो भी पर्थ हैं, अदब की जो भी इसनाफ हैं और ख़वातीन और मर्द अदीबों, शोरा, शायरात और जो दानिश्वर हैं उनकी बहुत सारी बातें हुई। ज़ुबानों के मामले पे बातें हुई और यहाँ किस तरह जिया जाए इस बारे में बातें हुई। आज के इस सेशन में मैं मेहमानों को बुलाने से पहले आपको ये बताऊं कि 2022 में पाकिस्तान को 75 साल होंगे। तो ये जो हमारी तकरीब है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, वो पाकिस्तान के 75 बरस के हवाले से हमने इसी तरह रखी थी कि पाकिस्तान की जो भी कौमी ज़ुबानें हैं उनके 75 साल किस तरह गुज़रे हैं। सिंधी ज़ुबान हो, बंगाली ज़ुबान हो, बलोची हो, पश्तो हो, पंजाबी हो और बहुत सारी ज़ुबानें, उनके ये दिन कैसे गुज़रे। पाकिस्तान जो 1947 में बना, उसके 8 बरस बाद 1 यूनिट लगाया गया। 15 बरस बाद 1 यूनिट ख़त्म हुआ। इसी दौरान 2 मार्शलाएँ ख़त्म हुई। 1 यूनिट के ख़ात्मे के बाद एक जमहूरी हुकूमत आई जो 5-5.5 बरस में ख़त्म की गई और उसके बाद 11 बरस का मार्शला। तो हमारा अदब भी जो है वो कभी पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बंटवारे पे लिखा गया, कभी 1 यूनिट पे लिखा गया, कभी 1 यूनिट के ख़ात्मे पे लिखा गया, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर पे लिखा गया, कभी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की आमरीत पे लिखा गया और उसके बाद जो दूसरी बड़ी आमरीत आई जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। लेकिन इस दौरान हमने सोवियत यूनियन को मुनहदम हुए देखा। उस हवाले से हमारे अदब ने भी अलग करवट ली। तो हमारे बहुत सारे जो शायर थे, बहुत सारे अदीब थे, उनके दरमियान जो एक लाइन थी हक की और हक के मुखालफत की, उस लाइन में कुछ ब्लर आ गया और कुछ बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई जो लोगों ने कहा कि फ़लाँ अदीब को, फ़लाँ अदीबा को इस तरह नहीं करना चाहिए था। आज की इस नशस्त में हमने मुनासिब समझा है कि आपको आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये बताऊं कि ये है तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, लेकिन पाकिस्तान की 5 कौमी जो ज़ुबानें हैं उनके बारे में यहाँ सैर हासिल गुफ्तगू होती है। ये कॉन्फ्रेंस जो शुरू की थी आर्ट्स काउंसिल के उस वक्त के सेक्रेटरी जो आज कल आर्ट्स काउंसिल के मुंतखब सदर हैं सैयद मोहम्मद अहमद शाह, और आज ये 14वां बरस है। तो पहले बरस के बाद आज 14वें बरस में इस कॉन्फ्रेंस ने बेइंतहा तरक्की तो की, बेइंतहा उसमें चीज़ें तो शामिल हुई हैं, लेकिन एक बात जो है उसमें कमी आई है। वो ये है कि इन 14-15 बरसों में वो सारे लोग जो हैं, उनमें बहुत सारे जो लोग हैं वो इस दुनिया से चले गए। मेरी बात यहाँ ख़त्म हुई। अब मैं मोहतरमा नूरुल हुदा शाह, डॉक्टर सहर गुल, तारिक कुरैशी, हमारे सेक्रेटरी कल्चर जनाब गुलाम अकबर लगारी साहब, मुमताज़ बुखारी साहब, उन सबको यहाँ आने की दावत देता हूँ और उसके साथ में गुजारिश करता हूँ मोहतरमा हमीदा शाहीन को कि वो स्टेज पे आएँ। आज उनके नज़मों की किताब है, उस पर मोहतरमा नूरुल हुदा शाह बात करेंगी।
अदी कह रही हैं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अयूब शेख को। तो खिताब तो नहीं, बस पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो हम रस्मी तौर पर इस कार्रवाई का इफ्तिताह करते हैं और सबसे पहले मैं शॉर्ट स्टोरी राइटर जनाब तारिक कुरैशी से गुजारिश करूंगा कि वो जो कहानी के 75 बरस हैं सिंधी अदब के, उसके बारे में इज़हार ख्याल करें और आप तालियां भी बजाएं। वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सॼो कुझु त डॉक्टर अयूब शेख साहब पाण ॿुधाए छॾियो आहे, असांखे हरूभरू ज़हमत ॾिनई, महिरबानी सर। अच्छा, सभ खां पहिरीं फॉर्मली मां दिलि जे गहराइनि सां शुक्रगुज़ार आहियां कराची आर्ट्स काउंसिल जो, जिन सिंधी अदब ऐं समाज जे 75 सालनि जो रिव्यू करण जे लाइ असांखे दावत ॾिनी आहे। ठीकु आहे, ठीकु आहे, थैंक यू। इन खां पहिरीं जो सभु वॾा मुक़रर ऐं आलिम ऐं अदीबाऊं पंहिंजो वारो वठनि, सो मूं कुझु गुज़ारिशात लिखियूं आहिनि जेके मां तव्हांजे अॻियां पढ़ंदुसि। मौज़ू तमामु वसी हुयो, छो जो हिकु त समाज ते ॻाल्हाइजे, वरी उन खां पोइ अदब यानी तहक़ीक़, तनक़ीद, तख़लीक़, तर्जुमो, खोड़ सारा शोबा आहिनि। तंहिंजे करे इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे हिकिड़े नंढड़े कलाक जे सेशन में तव्हां नथा उनजो अहातो करे सघो, कवर करे सघो, ऐं जॾहिं त मुक़रर बि घणा हुजनि, सो मूं कोशिशि कई त मां थोरो माज़ी ऐं हाल जो जाइज़ो वठां ऐं पोइ उन मां असांखे मुस्तक़बिल जी झलक मिलंदी। सो मां पंहिंजे ट्रायन जा जेको मुंहिंजो वारो आहे उन जा जेके 2 टे मिंट आहिनि से मां लिखी आयो आहियां, उहे तव्हांजे अॻियां गुज़ारिश कंदुसि। सिंध जे समाज ऐं अदब जी तारीख़ एतिरी पुराणी आहे जेतिरो सिंधु दरिया पुराणो आहे, ऐं जेतिरा पुराणा आहिनि वेद, उपनिषद ऐं शास्त्र, जेकी दुनिया जी तारीख़ जो न रुॻो अवाइली अदब आहिनि पर इंसान ज़ात जी मुश्तरका मीरास ऐं दौलत पिणु। हूअं त सिंध हज़ारे वरियनि जी तारीख़ में फ़क़ति 12 सदियूं ग़ुलामीअ में गुज़ारियूं आहिनि, पर सिंध जे मुक़दर खे जेका 8 पहरी लॻी उहा उमवी ख़िलाफ़त जे ज़माने में लॻी। उमवी ख़ानदान 680 ईस्वीअ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदन आल ऐं साहब खे फ़िरात किनारे कुठो, ऐं 32 सालनि खां पोइ 712 में सिंध खे बि करबला बणायो। 8वीं सदीअ खां पोइ लगातार 12 सदियूं सिंध जी मादी ऐं रूहानी संपत्ति फुरजंदी रही। इन सॼे अरसे में सिंध जे समाज ऐं अदब जे वजूद जो सलामत रहण बि हिकु मौजज़ो ई हो। जेकॾहिं सिंधी अदब ऐं समाज अॼु बि ऐं अञा ताईं साह खणी रहिया आहिनि त इहो सिंधी समाज में मौजूदु रिज़िलियंस जे करे ई आहे। सिंध जी इहा रिज़िलियंस दरअसल सिंध जे वेदांती फ़िक्र जी पैदावार हुई। सिंधी माण्हुनि वटि अदम तशदुद, सहप, रवादारी ऐं बराबरीअ जा गुण हुआ, पर 18 ऐं 19 सदीअ दौरान सिंध में भेदभाव ऐं पक्षपात जो ॿिज पइजी वियो हो। नतीजे में 20वीं सदीअ दौरान सिंध जे सेक्युलर समाज मां एकता ख़तमु थींदी वई। पोइ तारीख़ ॾिठो त सिंधु सभ्यता जे क़दीम हुजण ते सिंधी समाज शर्मसार थियणु लॻो, पंहिंजे अबनि ॾाॾनि खे काफ़र चई नफ़रत करणु लॻो हो, पंहिंजे तहज़ीब जे आसारनि खे मुशरिकनि ते नाज़िल थियल अज़ाब इलाही सम्झणु लॻो हो, संभारा जे शहर खे मोलनि ऐं मुर्दनि जो दड़ो चवणु लॻो हो। जेकॾहिं ईअं न हुजे हा त 2 अलॻि सोचूं न हुजनि हा। भगत कंवर राम ऐं अला बख़्श सूमरे खे शहीद न कयो वञे हा, मस्जिद मंज़िल गाह जहिड़ा वाक़िया न थियनि हा। हिकु तरफ़ हशू केवल रामाणी, ॼेठमल परसराम गुलराजाणी ऐं सूर्य बादशाह जी सोच हुई, त ॿिए पासे साईं GM सैयद, अयूब खोड़ो, पीर इलाही बख़्श, शेख अब्दुल मजीद सिंधी, अब्दुल्ला हारून ऐं अली मोहम्मद राशिदी जी सोच हुई। सिंध जे असलाफ़ खे बाद में होरियां पंहिंजे सियासी ग़लतियुनि जो अहसासु थी वियो हो। उन्हनि ग़लतियुनि जो एतिराफ़ बि कयो, पर एतिराफ़ अज़ाला न आहिनि थींदा। अधो अधु कयल क़ौम जे 2 टुकरनि में हलाला न आहिनि थींदा। सभिनी साञावंदनि खे सलाम आहे, पर HT सोरली खां पोइ लतीफ़ साईं त सभ खां घणो कमु कंदड़ अज़ीम इंसान होतचंद गुरबख्शाणी ऐं कल्याण आडवाणी हुआ, जेके सिंध मां लॾे विया हुआ। सिंध मां सिंधी हिंदू छा विया, सिंध मां अखर विया,
वखर विया, वणज वापार वियो, सुलूक ऐं प्यार वियो, इल्म ऐं आचार वियो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई लिखियो आहे, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई लिखियो आहे त पाकिस्तान ठहण खां पोइ सिंध में शाह जे रिसाले जी कापी नज़र कोन पई आई। हुन वॾे जुहद खां पोइ झंडे वारनि राशदी पीरनि खां शाह जे रिसाले जी हिकिड़ी कापी हासिलु कई ऐं पंहिंजो किताबु लुत्फ़ुल लतीफ़ लिखियो। तसवर कयो कंहिं घर जो वॾड़ो ओचितो वफ़ात करे वञे त ख़ानदान जी कहिड़ी हालत हूंदी। का अधमुई बेवा कंहिं कुंड में पई झिझंदी ऐं झुरंदी आहे। यतीम थियल ॿारनि खे पंहिंजा परावा छिड़मूं पिया ॾींदा आहिनि। सिंध सां बि ईअं ई त थियो। सिंध मां हिंदुनि छा लॾियो, ॼण घर जो वॾो गुज़ारे वियो। सिंध निधणकी थी वई। सिंध मां हिंदुनि थोरी लॾियो हो, बल्कि इदारा, स्कूल, आश्रम, नारी संस्थाऊं, जल स्थान, पाणीअ जूं सबीलूं, बिजली घर, विद्याशाला, प्रेसूं, नाटक मंडलियूं, लेबॉर्ट्रियूं, लाइब्रेरियूं, ख़ैराती अस्पतालूं, दया ऐं दान, इल्म ऐं ज्ञान, मार्ग ऐं मरफ़त मोकिलाए विया। सिंध जे वस्तियुनि ऐं शहरनि ते कब्ज़ा थिया, अमुन ऐं आफ़ियत मोकिलाए विया। सिंध 4 अप्रैल ॾिठी, 5 जुलाई ॾिठी, 17 अक्टूबर ॾिठी, 30 सेप्टेम्बर ॾिठी, 12 मई जो बायताल ॾिठो ऐं छा न सठो। अञा ताईं सिंध जे शहरनि में ऐं अॼु बि कल्ह बि तव्हां पढ़ियो हूंदो त दीवारुनि ते लिखियलु आहे त देही सिंध का शहरी सिंध पर कब्ज़ा नामंज़ूर। 75 वरे अॻु सिंध हमदर्द विञाए हम मज़हब हासिलु कया ऐं उन्हनि हम मज़हबनि सिंधियुनि खे जाहिल, पेंडू, गंवार, काफ़िर, दहरियो ऐं एजेंट सॾणु शुरू कयो हो। सिंधी समाज ख़िलाफ़ु दुश्मनाम तराज़ियूं हुयूं ऐं ॿिए तरफ़ असांजा सिंधी लेखक कमाल कंदा रहिया। सरहद जे ॿिन्ही पासे ॿोलीअ खे पाक ऐं शुद्ध करण लॻा हुआ। देवनागरी ऐं अरबी स्क्रिप्ट ते मुनाज़रा थी रहिया हुआ। इहा साॻी पुराणी ऐं पार्टीशन खां अॻु वारी रांदि वरी चालू थी वई। हिते असां वटि सिंधीअ खे बमुशरफ़ इस्लाम कंदे उन में अरबी ऐं फ़ारसी जा लफ़्ज़ टुंबिया विया ऐं होॾां हिंदुस्तान में संस्कृत जो धूप ॾेई सिंधीअ खे शुद्ध पे बणायो वियो। सरहद जे ॿिन्ही पासे ॿोलीअ जा उचार ऐं मखरज दुरुस्त करण में सभु मगन थींदा विया ऐं कंहिंखे ख़बर ई न पई त हेॾां पाण वटि दादा गुरदास वाधवाणी अलाए कहिड़े वक़्तु अलूप थी वियो ऐं होॾां गोहरे नायाब हशू केवल रामाणी ग़ाइब थी वियो। असांजा प्रकार इहे हुआ। असां विसारे छॾियो हो त सिंध जो समाज कीअं हूंदो हो, सिंध जो अदीब ऐं आलिम छा छा कंदो हो। इहो तारीख़ खां पुछिजे। तारीख़ चए थी त मौर्या घराणे जो राज चाणक्य आचार्य जहिड़े ज्ञानी जे बदौलत हो। चच बिन सिलायत जहिड़ो विद्यावान सिंघासन संभालींदो हो। अबू अली सिंधी बायज़ीद वस्तामी खे तौहीद सेखारींदो हो। सिंध जा आलिम फैज़ी ऐं अबुल फज़ल अकबर आज़म खे हिंदुस्तान ते हुकूमत हलाइण में मदद कंदा हुआ। ऐं हाणे सिंध ऐं सिंध जो समाज किथे बीठो आहे। सिंध ॼण त मफ़तूह थियल इलाइक़ो आहे जंहिंखे जागीरुनि में विराए भोतारनि खे इनाम तौरु ॾिनो वियो आहे। तरक़ीअ जो को हिकिड़ो इशारो बि नज़र नथो अचे। सिंध जे ॻोठनि जा रस्ता गटर जे पाणीअ सां भरियल, रोड उजड़ियल, ज़मीनूं बंजर, पाणीअ में संखियो मिलियल, बिजली गुम, गैस ग़ाइब, शाखुनि खे रूणियूं ऐं घारा पिया पवनि, ॿारनि सां बदफेलियूं थियनि, नियाणियुनि खे घरनि मां अॻवा करे संदनि मज़हब बदिलाया पिया वञनि। तइलीमी इदारा बि उन्हनि लाइ मक़तल गाह थी विया आहिनि। जवान बचनि जा कंहिं वीराने वञा चिचिरियल लाशा मिलनि था या वरी उन्हनि खे खंभे गुम कयो थो वञे। अहिड़ी अंधेर नगरीअ ते कीअं आवाज़ु बुलंद थींदो, केरु आवाज़ु बुलंद कंदो जो सिंधी अदब में मोर्चाबंदी करण बदिरां सिंधी अदीब मोर्चाबंदी करण बदिरां धड़ाबंदी कंदे नज़र अची रहिया आहिनि। फ़क़ति ग्रुप ऐं गुरूह आहिनि पर जदीद दौर जे तक़ाज़ाउनि ते हलंदड़ को अदबी प्लेटफॉर्म कोन्हे। सघारो ऐं इज्तिमाही आवाज़ु नथो भरे। सिंधी अदीबनि ते सख़्तो आहे जो कॾहिं गॾिजी इहो पुछाणो नथा कनि त सिंध जा वसीला सिंध ते ख़र्च छो नथा थियनि। पुछड़ीअ ताईं पाणी छो नथो पहुचे। बिरादरी जे झेड़नि जे निबेरे लाइ खून कीअं था खून में पाड़िया वञनि। ॻोठनि जा ॻोठ, देहनि जूं देहूं, ॿेटनि जा ॿेट बिल्डर्स जी फ़ौज खे ऐं फ़ौज जे बिल्डर्स खे छो था ॾिना वञनि। सिंधी अदीब त जमहूरियत ऐं जमहूरी सिरिश्ते जे लाइ जाखोड़ींदा आहिनि। जमहूरी हुकूमत जे सुठनि कमनि जी असां ताईद बि कंदा आहियूं। ताज़ो ई सिंध हुकूमत जे हिकिड़े अहसन अमल सां असांजो अंदरु ठरियो आहे। मशहूरु आर्टिस्ट ऐं कॉमेडियन उमर शरीफ़ जे इलाज लाइ सिंध हुकूमत 4 करोड़ रुपयनि जी सहायता कई। सुठी ॻाल्हि आहे। चश्मे मां रोशन दिले मां शाद। पर अहिड़ी नज़र इनायत सिंधी कलाकारनि राइटर्सनि लाइ थींदी? इहो मुमकिन लॻे थो? मूंखे त नथो लॻे। ऐं इहो सभु कुझु केरु ॻाल्हाईंदो, केरु चवंदो, इहो आवाज़ु केरु उथारींदो? ख़बर न आहे। बसि उमेदु करे सघिजे थी त शाल सिंधी अदीब कुझु वांदा थियनि, अदब ऐं समाज जा नक़ीब थियनि। बाक़ी फ़िलवक़्तु सिंध जो अदबी कबीलो अक्सरियत उन्हनि मां मेला करणु, मेला लॻाइणु, मेले में ॿियनि जे कुल्हे तां टुवाल चुराइणु या पंहिंजे ई शाइराउनि ऐं लेखक नियाणियुनि ख़िलाफ़ु सोशल मीडिया ते बदकलामी करण में मसरूफ़ आहे। महिरबानी।
मुमताज़ बुखारी साहब सिंध के मारूफ और जो यंग जनरेशन है, जवां साल जो नावलिस्ट हैं, और इनका एक पब्लिशिंग का बहुत बड़ा इदारा भी है सखर में। तो अपर सिंध से इनका ताल्लुक़ तो है, लेकिन इनकी जो आंखें और इनका जो कैनवास है वो पूरे पाकिस्तान पे मुहित होता है। मुमताज़, आप किस तरह देखते हैं सिंधी अदब के 75 बरस? महिरबानी अयूब साहब, सभ खां पहिरीं कराची आर्ट्स काउंसिल जा थोराइता आहियूं जन सिंधी अदब जा 75 साल असांखे ॿुधाइण लाइ हिते घुरायो। ऐं ज़ाहिर आहे सिंधी आहियूं, फ़ख़ुर सां सिंधी आहियूं, सिंधी ॻाल्हाइण बि फ़ख़ुरु आहे, पर दोस्तनि जो ख़्यालु आहे त कुझु ॻाल्हि कम्युनिकेट करण लाइ, ॿियनि ताईं पहुचाइण लाइ कुझु जेको आहे उर्दू में बि ॻाल्हाइजे। सो मिक्सअप कयूं पिया, छो त उहो कंहिं बि ॿोली सां असांखे वेर न हूंदो आहे। असां सभिनी ॿोलियुनि खे पंहिंजी झोलीअ में झलियो है सदाई। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा पार्टीशन के उस अलमिये से, जब हमें कहा जाता है कि आपका समाज कितना खूबसूरत था, कि पंजाब से ट्रेनें आई लहू से भरी हुई, यहाँ से समंदर से जितने जहाज़ गए वो अनाज से भरे हुए गए। हमें कहा जाता है कि आप कितने बाशऊर थे कि यहाँ एक खून का कतरा नहीं बहा पार्टीशन के वक्त, और वहाँ खून की नदियाँ बह गईं। हमें कहा गया कि आपका अदब कितना शानदार रहा कि यहाँ इस्लाम के सर चश्मे को बढ़ाया गया। पार्टीशन के फ़ौरन बाद मोहम्मद उस्मान डीपलाई और इस तरह के दूसरे हमारे बुज़ुर्गान दीन ने जो अदब लिखा, लेकिन उन्हें हम किस तरह बताएं कि एक तो तारिक कुरैशी ने हमारी तारीख़ के वो अलमिये बताए, लेकिन मैं तो उस नौआबादियाती दौर के अलमिये बताऊं जब अंग्रेज़ों ने यहाँ जब म्यानी के मैदान में सिंधी फ़ौज को कत्लेआम की तरह मारा, तो जब फिज़गार और जॉन जैकब जिसको हम हीरो कहते हैं, उसकी अभी मैंने एक किताब पढ़ी है, उसमें उनकी माँ ने उनको टेलीग्राम भेजा कि आप लोगों ने भागते और सोते हुए बच्चों को मारा है, आप वापस मत आइएगा। हम कहते हैं जॉन जैकब ने जैकबाद में खुद रहने की बात की थी, लेकिन अब तारीख़ ने अपने दरवाजे और विंडोज़ खोल दिए हैं कि उसकी माँ ने उसको आने से मना कर दिया था। फिज़गार्ड जो अपने 3000 घोड़े दौड़ाता हुआ और भागते हुए लोगों का कत्लेआम किया था सिंधियों का, तो उसको रोका गया, उसने वो रुका नहीं, तो उसकी माँ ने उसको ख़त लिखा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो कि भागते हुए लोगों को रोंदा है तुमने। तो हम वो सिंधी थे। हमें कहा गया कि आपके पार्टीशन के वक्त खून नहीं बहा, तो मैं कहता हूँ जनाब, वो खून बचा कब था? सिंधियों का वो खून बचा कब था कि जो बहता इस पार्टीशन में? हम तो उस सकते में थे कि एक नौआबादियाती निज़ाम से निकल के हम इस प्यारे पाकिस्तान में आ गए, और अब लग रहा है कि हम दूसरे नौआबादियाती निज़ाम में आ गए हैं। तो हमारे समाज के बहुत से अलमिये हैं। हमारे समाज के ये भी अलमिये हैं कि हम एक सोसाइटी की तरह नहीं बढ़ पा रहे। मैं छोटे मिसाल, हम कल परसों बातें कर रहे थे कि हमारी कुछ जो ज़ात बरादरी के हमारी समाजी निज़ाम है। मैं शुरू करता हूँ कि हम सैयद हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चियों को नहीं पढ़ाते, और फिर रिश्ते का मसला हो जाता है, बच्चियाँ कहाँ रिश्ता करें। और सिंध में और ज़ातें हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे उनके नहीं सही पढ़ पाते, फिर वो उन बच्चों का मसला हो जाता है। तो ये समाजी जो कंट्रास्ट हैं ये हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। और जब अयूब साहब कह रहे हैं कि हम अपने अदब की बात करें, तो मैं अदब के हवाले से बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। सिंधी अदब ने जितना भी ये दौर गुजारा है, सवाए उस 10 सालों के जिसमें बाद में मोहम्मद उस्मान डीपलाई साहब ने माजरत की, और जब उसके घर को, उसकी प्रेस को जमात इस्लामी वालों ने जलाया, और फिर उसने तौबा कर ली कि मैं गलत था, तब से हमारे अदब में एक नई करवट ली। उस करवट में मोहब्बत भी थी, उस करवट में फिर भी नफ़रत नहीं थी। हमारे सिंधी अदब के जो करवट थी, जो 60s के दौर में शुरू हुआ, तो उसमें नफ़रत नहीं थी, उसमें फिर भी मोहब्बत थी। क्योंकि उस अदब में आप देखेंगे कि जब हमारी शुरू हुई कहानी, जो हमारी एक उधर पार्टीशन में उधर चली गई थी, वहाँ लिखी जा रही थी, लेकिन यहाँ सख्ता तारी था। तो फिर अयाज कादरी, जमाल अबड़ो, नसीम खल, एक इस
आगरो साहब, इन्होंने कहानी को एक नया जन्म दिया। शेख अयाज ने सिंध को ज़िंदा कर दिया अपनी शायरी के तवस्सुत से। तनवीर अब्बासी की इनलाइटमेंट आ गई, तो इन लोगों ने हमारे सिंधी अदब को एक नया रुख दे दिया। फिर हमारा अगला दौर शुरू हुआ जिसमें हमने एक नई करवट ली कि हम एक इमोशनल और सेंटिमेंटलिस्ट तरह का अदब भी ले आए कि लोगों को पढ़ाने की तरफ राग़िब करें। वो अदब अपनी एक अहमियत रखता है जिसमें अमर जलील थी, नूरुल हुदा शाह थी, या मदद अली सिंधी वालों का एक ये इस तरह का एक ट्रेंड आ गया जिन्होंने एक अदब की नई सिमत का तायन कर दिया। फिर हमारा जो एक बहुत बड़ा फिर एक डिक्लाइन जिसको मैं कहता हूँ कि हमने ये किया कि नावल को या तो तारीख़ बना दिया, या नावल को हमने तारीख़ बनाया, या तारीख़ को नावल बना दिया। सिराज साहब को नो डाउट बहुत बड़े नावल थे, लेकिन वो तारीख़ उसमें इस तरह डिपिक्ट की कि वो तारीख़ लग रहे थे। फिर गुलाम नबी मुग़ल साहब ने इस तरह किया, आगा सलीम ने इस तरह किया। तो हमारे इस नावल में जो तारीख़ घुसाई या ख़ुद तारीख़ को नावल कर दिया, तो इस टेबू को, इस पैराडॉक्स को जो तोड़ा वो हमारे मानिक थे, मुनीर अहमद मानिक थे, जिन्होंने एक जदीद हलीम बिरोई थे, जिन्होंने एक जदीद अदब की एक नए समाज की बुनियाद रखी कि भाई अदब है, गो के उसका समाज से ताल्लुक़ है। वारसी साहब कहते हैं, वारिस उलवी साहब हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकाद हैं, वो कहते हैं कि हम समाज को अदब में इतना गाते हैं, इतना बताते हैं कि वो खुद इतना समाज भी नहीं होता। तो हमारे जो मानिक थे और हलीम बिरोई थे, उन्होंने अदब को एक अदब की ट्रेंड पे लाया, जो उसकी कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं। इखलाक अंसारी और रसूल मेमन थे, वो उसको ले आए। तो हम अदब को एक नई करवट जो हमारी 21वीं सदी में मिली है, वो उसकी वैरायटी से मिली है। उसके मौज़ूआत में जो हमारे वो नए आए हैं, उसमें उस मौज़ूआत में हमारी जो ज़िंदगी की रिफ्लेक्शन भी है, हमारी जो इनर की है रिफ्लेक्शन भी है, और हमारा जो फ़लसफ़ा है वो नई तरह से उभर के सामने आ रहा है कि सिंधी मैं तो पब्लिशिंग के, जिस तरह अयूब साहब ने कहा कि वाबस्ता हूँ, तो अब सिंध का नौजवान, सिंध का पढ़ा लिखा आदमी जो मौज़ूआत पढ़ रहा है, आप हैरान होंगे। आप किसी भी बुक सेलर से पूछें कि फ़लसफ़ा फर्स्ट सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है सिंधी अदब में, या सिंधी में ट्रांसलेट होके तारीख़ पढ़ी जा रही है, साइंस पढ़ी जा रही है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी जा रही है, नावल पढ़ा जा रहा है, फिर कहानी पढ़ी जा रही है। बाकी शायरी तो फेसबुक पर पढ़ लेते हैं, किताब में वो कम पढ़ते हैं। जी, थैंक यू मुमताज़। अब हम मोहतरमा हमीदा शाहीन की जो उर्दू और सिंधी नज़मों की मुश्तरका किताब है उसकी रोनमाई करेंगे। तो मैं स्टेज पे तमाम पैनलिस्ट को कहूँगा वो इस किताब के आदाब में खड़े होके इसकी रोनमाई करें, और बाद में एक मुख्तसर सा खिताब अदी नूरुल हुदा शाह करेंगे। यहाँ किताब के तर्जुमा निगार शाहज़मान साहब भी मौजूद हैं, अगर आप उनको भी बुला लें तो बेहतर होगा। शाहजमान भंगर साहब जिते बोझे पेश थे। मैं गुजारिश करूँगा साहिबा किताब की मोहतरमा हमीदा के उनसे कि वो इस किताब के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ़ी हमारे जो मेहमान बैठे हैं उनके अपनी किताब के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुख्तलिफ़ नज़में हैं जो रसाइल में भी तबाह होती रहीं, और एक किताब की शक्ल जिसका नाम ज़िंदा हूँ उस किताब में भी हैं। जनाब शाहज़मान साहब ने वो किताब कहीं से हासिल की और इन नज़मों को तर्जुमा किया। जब वो काफ़ी नज़में तर्जुमा कर चुके थे तो उन्होंने मुझे वो नज़में भेजी। मैं सिंधी ज़बान कुछ कुछ समझ लेती हूँ, लेकिन लिखना सिंधी में मेरे बस से बाहर है, तो इसलिए मुझे बेहद खुशी हुई कि ये दो ज़बानों का ही नहीं बल्कि दो तहज़ीबों का मिलन है कि एक ज़बान में लिखने वाला जो कुछ सोचता है पूरी इज्तमाई सोच में वो उस वक्त ढलता है
जब दूसरी ज़बानों में भी उसका तर्जुमा होता है या दूसरी ज़बान बोलने वालों तक वो बात पहुंचती है। मुझे खुशी है कि मेरी बात आप सब तक पहुंची जो सिंधी ज़बान जानने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा आदि नूरुल हुदा शाह को कि इस किताब के बारे में बात करें। मैं ऑलरेडी कुछ थोड़े से अल्फाज इस पर लिख चुकी हूँ। मुबीन मिर्ज़ा की तरफ से मुझे इसका मुसवदा मिला और मैंने एक ही नशिस्त में इसको पढ़कर जो राय कायम की, रात मुशायरे में उसकी तस्दीक भी हो गई और आप में से बहुत से लोग शायद आप में से कुछ लोग शायद रात के मुशायरे में ना हों। तो हमीदा शाहीन रात जिसे कहा जाता है, आपने सुना होगा कि मुशायरा लूट कर उठी। अब ये सिंधी में तर्जुमा है आपके सामने। उर्दू से मेरा अपना ख़याल ये है कि उर्दू से सिंधी में तर्जुमा ना भी हो तो शायद अपने असल रंग और रूप में उर्दू से जो चाहे नस्र हो या नज़्म हो, जब सामने आती है तो अपना एक रंग जमाती है जहन पर। लेकिन दूसरी बात यह है, अभी जैसे यहाँ हम शुरू करने वाले थे सेशन, तो ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा था कि हम सिंधी में बात करें या उर्दू में बात करें या मिला जुला बोलें। तो मैंने उस वक्त अपने इन तमाम साथियों को कहा कि उर्दू भी अब हमारी ज़बान बन चुकी है, वो सिंध में मौजूद है और हमारी मादरी ज़बान ही है जिस तरह सिंधी है। ये जो तर्जुमे हैं यकीनन एक मोहब्बत का, ज़बान में अल्फाज की तलाश का, मज़ीद वोकैबलरी लाने का, जो उर्दू और सिंधी के अल्फाजों के इस इम्तिज़ाज के बग़ैर न सिंधी से उर्दू में तर्जुमा हो सकता है, न उर्दू से सिंधी में तर्जुमा हो सकता है, जब तक दोनों ज़बानों के अल्फाज का इम्तिज़ाज ना बनाया जाए। मुझे ये किताब अभी मिली है। मैं ज़ाहिर है कि उर्दू शायरी मैं पढ़ चुकी हूँ हमीदा शाहीन साहिबा की, मुझे बहुत अच्छी लगी और वन गो में मैंने पढ़ी और मैंने अपनी राय भी दी है जो पीछे उर्दू में ही लिखी हुई है। सिंधी जो है वो हमारा सिंधी रीडर इसको पढ़ेगा, लेकिन मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए इस पर ख़त्म करूँगी कि ये इम्तिज़ाज बहुत ये तर्जुमे का जो सिलसिला है, ये मेरा ख़याल है कि दोनों ज़बानों को फलने फूलने में, उसमें मज़ीद मोहब्बत को बोने में मददगार साबित होगा। मेरे सामने अफजाल साहब और तनवीर अंजुम बैठे हैं। मैं उन्हें बताती चलूँ, आसिफ फ़ारूक़ी की बड़ी ख्वाहिश थी कि तनवीर को सिंधी में तर्जुमा किया जाए। थोड़ी बहुत उन्होंने मुझसे बात भी इस सिलसिले में की थी। तर्जुमा तो मैंने तनवीर का भी नहीं किया, लेकिन मोहब्बतों के रिश्तों में हम ज़रूर एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। हम दो ज़बानों का कॉम्बिनेशन है और मुझे इस पर फ़ख्र है। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सहर गुल को। डॉक्टर सहर गुल फ़िलासफ़ी में उन्होंने पीएचडी की है लंदन और कराची यूनिवर्सिटी से, उनकी तालीम है और उनकी एक किताब है, उनके मुख्तलिफ़ मकाले और बहुत सारे तहकीकी जर्नलों में उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं। शाह लतीफ़ पे वो बहुत अच्छा बोलती भी हैं, उस पर उनकी अच्छी तहकीक है ख़वातीन और इश्क के हवाले से। मैं सहर गुल से ये पूछना चाहूँगा कि हमारे समाज में अदब जो है और ख़ास तौर पर ये जो सिंधी अदब है 75 बरस में, तो उसको आप किस पैराए में देखते हैं कि वो उसकी हैसियत और मकाम क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब साहब। ये जो 75 साल का सिंधी अदब है उसको मैं 3 या 4 हिस्सों में इस तरह पेश करूँगी कि जो पहला हिस्सा है पार्टीशन का,
उसमें 1947 से लेके जो 1955 का पीरियड है उसमें कोई हम उभार नहीं देखते, जिसकी तारिक साहब ने भी बात की कि वो ऐसा दौर था जिसमें सिंध को बहुत बड़ा धचका लगा। ज़ाहिर है जो हिंदू यहाँ पे हिंदू सिंधी यहाँ पे बसा हुआ था वो ना सिर्फ एक मईशत के हवाले से, समाज और सकाफ़त के हवाले से सिंध की एक बहुत बड़ी सपोर्ट था, लेकिन अदब में भी बहुत वो लिखता था कंपैरेटिव टू सिंधी मुस्लिम के। तो जब चला गया तो एक खामोशी हम देखते हैं, वो उभार हम नहीं देखते। लेकिन 1955 से लेके जो 1 यूनिट का पीरियड है उसके जो 15 साल हैं 1970 तक, 71 में बंगाल हमसे जुदा हुआ, 72 में भुट्टो आए, 77 में वो चले गए, लेकिन उससे पहले का जो ये उस पर वो कंटिन्यू चला 15 साल का वो जो पीरियड था, उसमें हम देखते हैं मुख्तलिफ रुझानात। क्योंकि 1 यूनिट का पीरियड जैसे मैं समझती हूँ कि वी कैन से कि वो सिंधी अदब का एक नॉर्मेटिव, एक फॉर्मेटिव फेज़ था जिसमें अदब मुख्तलिफ सिनफ़ों में तश्कील हुआ और उसमें बहुत अजीब हैरत अंगेज़ रुझानात अचानक सामने आते हैं। मिसाल के तौर पे मज़ाहमती अदब सामने आता है, क्योंकि मुल्क के जो हालात थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो रेजिस्टेंस पोर्ट्रे हुआ, उसका खाका खींचा गया उस अदब में। फिर कौमियत पसंदी जो है, सिंधियत पसंदी, वो हमें नज़र आती है ज़ुबान के लिए, कल्चर के लिए, धरती के लिए, टू रिक्लेम दिस स्पेस। वो उसमें वो भी अदब में उसकी कहानी हो, नावल हो और या शायरी हो, उसमें उसकी अक्कासी नज़र आती है। और उसके बाद फिर तरक्की पसंदी जो है, तरक्की पसंदी और लेफ्टिस्ट जो थॉट है वो हमें उस अदब में नज़र आता है। उसके बाद फिर जनरल ज़िया का पीरियड है, वो 10 साल का पीरियड, वो कंटिन्यूटी चलती है। मेरे पास एक बहुत बड़ी तनकीद है जो अभी उसके बाद पोस्ट ज़िया जो पीरियड है उसमें MRD की मूवमेंट हो चुकी और उसके बाद की, उसमें मैं देखती हूँ कि कंपेयर करूँगी वो जो पीरियड था कंटिन्यूस चला ज़िया शाही के दौर तक, उसमें हमने ये 3 रुझानात देखे। वो समाज में जो कुछ हो रहा था अदब में उसकी अक्कासी हमें नज़र आती थी। और एक तरह से जो एक समाज में एक एलियनेशन है, बेगानगियत जो थी वो भी नज़र आई। मिसाल के तौर पे जो माणिक थे उन्होंने एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट पे बहुत लिखा, विष्णु भाटिया है, हरीश वासवाणी है, इन लोगों ने इन मौज़ूआत पे भी लिखा जिसमें वजूदी जो क्राइसिस है, इंसान का वजूदी बहरान है, वो नज़र आया। तो एक तरफ कहानी में रुझानात नज़र आए, नावल में नज़र आए और फिर एग्जिस्टेंशलिज्म में नज़र आए के हवाले से थॉट नज़र आया, कौमियत पसंदी के हवाले से नज़र आया। तो उसमें साथ में तनकीद भी थी, क्योंकि उस वक्त जब ये अजीब व गरीब हैरत अंगेज़ अदब मज़ाहमती लिखा जा रहा था तो रुजत पसंद जो क़ुव्वतें थीं वो भी उभर के सामने आईं। उन्होंने उस लिखे हुए अदब को जो आमरीत के ख़िलाफ़ था, जो 1 यूनिट के ख़िलाफ़ था, उसको कुफ्र कहा। तो उसके जवाब में भी हम देखते हैं कि किस तरह से पलीजो ने लिखा, इब्ने हयात पहवर ने लिखा, मौलाना गिरामी ने लिखा। तो एक समझ में आता है कि एक मुकम्मल एक दौर था जिसमें मुख्तलिफ डिमेंशंस जो हैं, अदब के मुख्तलिफ पहलू हैं, वो हमें नज़र आते हैं कि समाज पे बहुत बड़ा असर हो रहा था और अदब में भी अक्कासी हो रही थी। एक गाना लिखा, शेर लिखा जा रहा था या एक वाई या काफ़ी या गज़ल लिखा जा रहा था, धरती संदो केर मयारो यार सिंधड़ियते सिर केर नहीं, तो वो गाया जा रहा था। तो ये जो एक हम आहंगी थी रीडर में और राइटर में, वो उसका जो तसलसल है वो टूटता नज़र आ रहा है। उसमें जो ये तालिबानाइजेशन का पीरियड आया वो भी बहुत सख्त फ्रस्ट्रेशन का, घुटन का दौर है। मेरी हैरत उस पर है कि वो घुटन जो है वो उसकी अक्कासी इतनी ज़्यादा हमें आलमी अदब में कहीं कहीं नज़र आती है, हमारे अपने अदब में बहुत कम नज़र आती है, चाहे वो उर्दू हो चाहे सिंधी अदब हो। अभी भी जो सिंधी समाज है उसकी जो आप सूरत देखें, अब ख़वातीन को जो है इज़्ज़त के नाम पे कत्ल किया जाता है, मिलिटेंसी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बैड गवर्नेंस है, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों में, उनके पास मौक़े कम हैं रियासत की तरफ से दिए गए। तो ये सब चीज़ें पोर्ट्रे हो सकती हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही। अखबारें तो रिपोर्ट करती हैं, तो अखबारों में जितना जो भी रिपोर्ट हो रहा है वो एक शदीद बहरान हमें नज़र आता है कि जिससे ये धरती, ये मुल्क गुजर रहा है। तो ये कंपैरेटिवली मैं कहूँगी कि वो जो दौर है
जिसमें वो 15 साल 1 यूनिट का और 10 साल अमरीत का दौर है, उसका जो तसलसल है उसी में ही जो क्लासिक्स क्रिएट किए गए वो हमें पता चल रहा है कि वो सिंधी सोसाइटी को पोर्ट्रे करे। अब जो अदब है वो आलमी जो रुझानात हैं उसमें तो वो उसको कॉपी या उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ख़ुद मैंने एक नावल लिखा है, मैं ख़ुद समझती हूँ कि उसमें मैंने ख़ुद कोई समाज की ख़ास अक्कासी नहीं की, उसमें मैंने एक थॉट लिया है, एक पर्सपेक्टिव लिया है, एक बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव लिया है और उसमें फिर मैंने इश्क का तस्वर किस तरह उसकी अमलगमेशन की है। मैं खुद समझ रही हूँ कि मेरा एक कॉग्निटिव थॉट का प्रोसेस है। तो लेकिन अब मैं एक सोच रही हूँ कि हम जो लिखारी हैं, हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम दौर को तश्कील दे सकते हैं और ये जो दौर है उसकी अदब में जो अक्कासी होनी चाहिए वो हम सब करें, शायरी में, नावल में, कहानी में, कि वो एक रिकॉर्ड हो सके कि एक दौर जब वो ये गुज़र जाए, जैसे 1 यूनिट के दौर को हम देख पा रहे हैं, एक जामे दौर हमें नज़र आ रहा है अदब का, और जैसे ज़िया शाही वाला दौर था, तो ये जो दौर है वो किस तरह से पोर्ट्रे होगा मुस्तकबिल में, आने वाली नस्लों में 2-3 दहाइयों के बाद पीछे मुड़ के जब इस दौर को देखेंगे तो उसमें अदब में हालात की सियासी, समाजी, सकाफ़ती सोच के जो दायरे हैं उसकी वो हालात की अक्कासी नज़र नहीं आएगी इतनी जितनी पहले अदवार में आती थी। तो ये मेरे पास कहने के लिए था। शुक्रिया। हाँ, जनाब अकबर लगारी साहब जिन्होंने 10 किताबें लिखी हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे और ख़ास तौर पर तनकीद उनका खासा रहा है। मेरा एक सवाल उनसे उनकी गुफ्तगू में एक में शामिल करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर सहर ने कहा कि अब जो रीडर और राइटर उसके दरमियान जो पहले सीधा एक राब्ता था लिखने में और आगे ट्रांसलेट हो रही थी चीज़ें, तो ये तनकीदी तौर पर आप इसको किस तरह देखते हैं कि हमारा समाज जो है और राइटर वो समाज के साथ मुताबिकत रखता है या नहीं? थैंक यू डॉक्टर साहब। आपके स्पेसिफिक सवाल की तरफ भी हम आते हैं। जो आपका मौजू है ये काफ़ी फैला हुआ मौजू है कि 75 साल अदब के, और वो भी समाज भी उसमें शामिल है। समाज और अदब तो साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन अदब की ख़ुद इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी शाखें हैं कि एक घंटे में तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही किसी सिन्फ का जायज़ा लिया जा सके। तो इसीलिए रिपीट करने के बजाय मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो चीज़ें दोस्तों ने जो की हैं मैं कुछ उसमें सप्लीमेंट करूँ या फिर उनको आगे बढ़ाऊँ। कि देखिए, अदब में 2 चीज़ें काम करती हैं, एक जोश, दूसरा होश, जिनसे अदब को महमीज़ मिलती है। जो हमारा मज़ाहमती अदब है उसमें अवलियत हर जगह पे जहाँ भी मज़ाहमती अदब होता है वहाँ जोश की अहमियत होती है, उस अदब में जोश होता है, और फिर सानवी हैसियत वहाँ होती है जोश की। ऐसे ही हमारे अदब में भी यही हुआ कि जो 1 यूनिट का अदब था उसमें जोश ज़्यादा था, उसमें शोर ज़्यादा था, उसमें बुलंद आवाज़ें बहुत ज़्यादा थी, और होश सानवी हैसियत रखता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए फिर होश अवलियत था और जोश फिर बाद में था। इसी शोर में कई आवाज़ें दब भी गईं। इसी शोर में जो जदीदत पसंद अदब था 70s में और 80s में, वो दब गया, वो उनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी गई और उसको जानबूझ के भी सप्रेस किया गया कि नहीं, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ समाज की और सिर्फ एक नज़रिए की बात करनी है। उसके बाद ये जोश वाला पीरियड जो है ये ख़त्म होता है 1990 में, जब सोवियत यूनियन टूटता है, सोवियत यूनियन से रशिया बन जाता है, तो हमें यूं लगता है जैसे अचानक कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे हमारी आंखें खुल गईं और हम किसी ऐसे मकाम पे हमने अपने आप को पाया जहां से समझ में ना आए कि हम क्या करें। अब जिस ख्वाब के लिए, जिस चीज़ के लिए हम इतना पुरजोश थे, वो तो चीज़ ख़त्म हो गई, अब हम क्या करें। फिर कुछ लोग जो पुराने लिखने वाले थे उन लोगों ने लिखना छोड़ दिया या कम लिखा। उस एक ख़ास मखसूस
फ़िक्र की वजह से। हम उठा के जब देखते हैं सिंधी अदब की तारीख तो 90 से लेके सन 2000 तक 10 सालों में सिंधी अदब की हिस्ट्री में सबसे कम अदब छपने वाली दहाई ये है। नावल बहुत कम, अफसाने बहुत कम, शायरी भी कम। शेख अयाज जो कि बहुत ज़्यादा शेख अयाज साहब की किताबें आई हैं इसी ज़माने में, लेकिन वो मुख्तलिफ़ फ़िक्र के साथ, वो जोश वाला फ़िक्र ख़त्म हो गया। जो तरक्की पसंद वाला फ़िक्र था शेख अयाज के पास वो ख़त्म हो गया, एक नई दूसरी फ़िक्र के साथ वो सामने आए। लेकिन नसर जिसके लिए होश की ज़रूरत होती है वो इस दहाई में हमारे पास बहुत कम मिलता है। नावल ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों में 15-18 नावल लिखे गए होंगे 10 सालों में, जो कि आज इतने नावल एक साल में लिखे जा रहे हैं। सन 2000 के बाद फिर ये नौजवान जो आगे आया उसने देखा कि अब हम क्या करें। जो एक पुरानी रवायत चल रही थी, तसलसल था, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो तसलसल टूट गया। अब फिर नए सिरे से एक नई शुरुआत करनी पड़ी अदब में, खासकर फिक्शन में। शायरी में भी वो चीज़ जो जोश वाली चीज़ थी, इनकलाब वाली चीज़ थी, वो तकरीबन ख़त्म हो गई या कम लोगों के पास रह गई। ज़्यादातर जो है वो दूसरे मौज़ूआत आ गए और दूसरी चीज़ें आ गई। तो इसी तरह से नसर में हम देखते हैं कि सन 2000 के बाद, ये आज हम 2021 में बैठे हैं, इन 21 सालों में बहुत ज़्यादा किताबें छपी हैं, फ़िक्शन की भी और नावल की भी। क्वांटिटी वाइज बहुत हैं, क्वालिटी पे बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि मैं ये कहता हूँ कि ये एक फॉर्मेटिव फेज़ है सिंधी अदब का, जिसमें पहले क्वांटिटी आती है फिर क्वालिटी आती है। क्वालिटी हमेशा बाद में बनती है, पहले क्वांटिटी आती है। तो क्वांटिटेटिव अदब हमारे पास अब बहुत है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा नावल लिखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्शन लिखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा शायरी की जा रही है। पूरी दुनिया में शायरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो संजीदा अदब, सोचने समझने वाला, जो मैंने कहा जो होश वाला अदब है, वो लिखा जा रहा है। अब उसमें हमें क्वालिटी का इंतज़ार है। थैंक यू। इसमें अकबर साहब, मैं एक सवाल छोटा सा पूछूं, वो ये कि जिस होश और जोश के ज़मानों की आप बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उस होशमंदी से लिखा जाने वाला अदब, उसमें जोश भी शामिल था? मैं ये कहता हूँ कि उस ज़माने में होशमंदी वाला अदब भी लिखा गया, ये नहीं। मैं नाम गिनवा सकता हूँ, जैसे देखें आगा सलीम साहब हैं, नूरुल हुदा शाह साहिबा हैं, जमाल अबड़ो साहब हैं और नसीम खैल साहब हैं। इनका अदब, मैं इनको होश वाला अदब कहता हूँ। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट है, इन सब का अलग अलग अपना स्कूल ऑफ थाट है, लेकिन इन्होंने होश को पहले रखा और जोश को बाद में रखा। इनसे पहले वाले जो मैं कई नाम आपको गिनवा सकता हूँ जिन्होंने जोश को पहले रखा और होश को बाद में रखा। तो वो लिखते ज़्यादा थे, सोचते कम थे। बाद वाले राइटर सोचते ज़्यादा थे, लिखते कम थे। लेकिन दवाम जो चीज़ उस चीज़ को मिलता है, वो चीज़ परमानेंट रहती है, वो चीज़ क्लासिकियत का दर्जा अख्तियार कर जाती है, जिसमें होश से काम लिया जाए, क्योंकि जोश हमेशा टेम्पररी होता है। आज भी सिंधी अदब में जो क्लासिकल हैसियत हासिल हो गई है, वो आगा सलीम को है, अमर जलील साहब को है, अपना नसीम खैल को है, जमाल अबड़ो को है और नूरुल हुदा शाह को है। माणिक को है, लेकिन माणिक ने कम लिखा और वो उसका स्कूल ऑफ थाट, चूँकि उस ज़माने की जो अदबी इस्टब्लिशमेंट थी उससे बहुत मुख्तलिफ था, तो इसीलिए माणिक अदबी शहीद हम उसको कह सकते हैं। आदि नूरुल हुदा शाह, आप सिंधी अदब और समाज का जायज़ा तो लें, लेकिन साथ साथ जो पैनलिस्ट ने मुख्तलिफ बातें की हैं, उनमें एक बात तो ये हुई है कि 1990 के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गईं और फिर तनकीद उसी तरह, हम क्रिटिकल नहीं रहे। एक दोस्त ने ये कहा कि हम ग्रुप बंदी और गिरोह बंदी का शिकार रहे। एक दोस्त ने तो एक आर्टिकल लिखा कि सिंधी अदबी संगत जो है वो अदबी संगत हो गई है, और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो अब वो मुज़ाहमत कहाँ है, वो रेजिलियंस कहाँ है, और जो अदब लिखने वाला वो समाज की खिदमत कर रहा है या अपनी खिदमत कर रहा है?
मेरा ख़्याल है कि 75 सालों के जायज़े में मैं सिंधी अदब और सिंधी समाज के साथ साथ अगर पाकिस्तानी समाज का भी जायज़ा थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ तो बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। मुझे सिंधी समाज में भी वही मसाइल हैं जो मजमूई तौर पर हम पूरे पाकिस्तान के समाज में देख रहे हैं। अदम बर्दाश्त और रवैयों का जो मसला है, ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह। लेकिन फिर भी मैं अगर गौर करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि पिछले दिनों मैंने कुछ चीज़ें मेरे सामने आई दूसरों की लिखी हुई कि सिंध में कुछ होता है, अगर मंदिर को नुकसान पहुँचाया जाता है तो सिंधी दानिश्वर, अदीब और सब लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं जिनके मंदिर को नुकसान पहुंचाया जाता है। मज़हबी इंतहा पसंदी इस वक्त जो हाँ सिंध में भी उसका बीज बोया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ भी रहा है और ज़ाहिर है जिस समाज का रुझान आज बढ़ रहा है कल वो शायद इस्तेमाल होने लगे। मगर पाकिस्तान में ये वाहिद समाज है जिसके गलत रवैयों से, गलत रसूम व रवाज से, गलत रुझानात से सिंध का अदीब, दानिश्वर, शायर ये लड़ता है। हाँ, उस लड़ाई में वो लाउड भी हो जाता है, ये भी हुआ है, जैसे लगारी साहब ने बात की। क्योंकि देखिए, जब तक अगर आप किसी ऐसे समाज में मौजूद हैं, आपके पास लिखने का हुनर मौजूद है, आपके पास शऊर मौजूद है, तो आप अपने समाज को, अपने कौम के लोगों को गलत हाथों में इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख सकते। तो मुझे इस बात पर बहुत इत्मीनान होता है। इस वक्त अगर आप देखें, मैं पीछे चली जाती हूँ, 30-40 साल पीछे चली जाती हूँ मैं, जब हम लोगों ने भी लिखना शुरू किया। ये वो दौर था जब सिंध की लड़कियाँ नाम बदल कर लिखती थीं, नाम छुपा कर लिखती थीं और लिखते लिखते अचानक गुम भी हो जाती थीं। आज अगर आप देखें कि सिंध में लिखने वाली हमारी जो हैं लिखारी लड़कियां, शायरात और कहानियां लिखने वाली लड़कियां जो आप देखें, न सिर्फ वो एक्टिविस्ट देखें, वो एक्टिविस्ट देखें जो जलते अलाव के सामने खड़ी हो जाती हैं डटकर और अपना करियर, अपनी ज़िंदगी सब दाव पर लगा कर खड़ी हो जाती हैं। आप सब के नाम जानते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सिंधी अदब का बोया हुआ है, वो अदब जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से, सच्चल साईं से शुरू होता है और आज यहाँ तक हमारे जदीद जो कहानीकार हैं और शायर, नौजवान शायर हैं, उन तक आकर पहुँचता है। आज भी आप जदीद, ख़ास तौर पर आज के नौजवानों की जब शायरी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी एक हाँ अपने अंदाज का है। लगारी साहब वाली बात वही है कि वक्त के साथ साथ अदीब से देखता है, शायर और अदीब ये सीखता है कि जो जोश में कही हुई बातें हैं उसमें ज़ाहिर है कि उसको बका नहीं है, बका उसी चीज़ को है, वही क्लासिक का दर्जा हासिल करेगी। मगर ये एक सफ़र है जो पीछे वाले अदीब भी उससे गुज़रते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम में से किसी ने इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी होंगी, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ ऐसा लिख छोड़ा है। बात दरअसल ये है कि बहुत, मैं काबिल फ़ख्र नहीं कहूँगी, लेकिन ये बहुत इत्मीनान वाली बात है कि सिंध का अदीब मुकम्मल तौर पर, सिंधी अदब मुकम्मल तौर पर सिंध की जड़ों को पकड़े हुए है। ये इसकी बुनियादी खूबी है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से, सच्चल साईं से हमें जो चीज़ मिलती है विरासत में, जो नस्ल दर नस्ल आगे चलती हुई आती है, वो है मजहबी इंतहा पसंदी के सामने खड़े हो जाना और
ललकारना नहीं बल्कि इंसान और खुदा के मामलात को जो है वो इंसान का ज़ाती मामला करार देना। जब हम शाह लतीफ़ पर आते हैं तो शाह साईं की शायरी, आप में से जो हमारे फ़ातिमा हसन बैठी हैं उन्होंने ख़ासा मुताला किया हुआ है, और हमारे सिंधी रीडर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें मालूम है, आप सबको मालूम है। शाह साईं की जो शायरी है उसमें एक कमाल है जो सूफ़ी शायरी में, मैं तो सूफ़ी शायरी लफ्ज़ सूफ़ी कहने के कायल नहीं हूँ। मैं इस सोच की हूँ, मैं थोड़ी सी अपनी बात को बीच में से काट के ये कहूँ कि मैं इस सोच की हूँ कि इस 75 साल के अरसे में पाकिस्तान के, पंजाब के, सिंध के, पाकिस्तान के जितने भी ये ऐसे शौरा जिन्होंने अपने 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 दौर से इनकार और ललकार और मज़ाहमत का जो बीज बोया तसव्वुफ़ के नाम पर, इश्क के नाम पर, वो इश्क क्या था इंसान से, इंसान का इश्क, उन सब को सूफ़ी कहकर उनके मज़ारों पर चादरें डाल दी गई और कहा गया कि इनसे जाकर दुआएं मांगो, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बुल्ले शाह वग़ैरह को आप सब ने पढ़ा है, लेकिन शाह लतीफ़ की शायरी में एक और कमाल है। वो कमाल सिंधी अदब में एक बीज की सूरत में मौजूद है, उसके बग़ैर हम कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकते। वो कमाल ये है कि शाह साईं ने धरती से, धरती के इंसान से मोहब्बत की, जिसे हम सिंधी में माण्हू बोलते हैं, माण्हू सा मोहब्बत, आदमी की, इंसान से भी आगे फ़र्द की, आदमी की आदमी से मोहब्बत। आदमी जो कपड़े पहनता है फटे हुए, जो लिबास पहनता है वो मैला मट्टी भरा लिबास जो है, उस आदमी से मोहब्बत, उसके नंगे पैरों से मोहब्बत, कांटे जो उसके राहों में फैल बिखरे हुए हैं, पत्ते जो उसके गाँव के दरख्तों पर उगते हैं, इन सब की उन्होंने शायरी की है, घास फूस हर चीज़ से। ये है आदमी की जड़। सिंधी कहानी, सिंधी शायरी, इससे उसके अंदर बहरहाल ये बीज मौजूद है। अगर हम इस बीज को निकाल देते हैं तो वो सिर्फ फिर एक खला में एक तसव्वुराती बात हो जाती है, जो ज़ाहिर है सिंध में काबिल कबूल नहीं होती। अभी एक ये भी बात हुई, शायद मुमताज़ ने की या तारिक ने की, क्योंकि शुरू में हुई, कि ये भी रवैया मौजूद है कि अगर अदीब और शायर अपना किरदार अंजाम नहीं देता, ये नेगेटिव रवैये के तौर पर, कि उसने वो अपना किरदार उस तरह रोल प्ले नहीं किया। लेकिन देखिए ना, आप कमाल देखिए, ये वाहिद सिंध है जहाँ अगर सिंध मुसीबत में है, आपने कहीं नहीं देखा होगा, अगर सिंध मुसीबत में है, सिंध की धरती या समाज, ख़ास तौर पर धरती, किसी मसले से गुज़र रही है, चाहे वो सियासी है, रियासत का दबाव है, जो भी है, अवाम में से, सिंधी कौम में से जो ललकार उठती है, वो ललकार किस पर उठती है? वो न सियासतदान पर उठती है, न सियासी एक्टिविस्ट पर उठती है। लोग नाम ले लेकर सिंधी अदीबों को कहते हैं कि हो कहाँ तुम, कर क्या रहे हो, सोए हुए हो, तुम्हारी धरती के साथ ये हो रहा है। सो जब तक सिंधी अदीब, सिंधी शायर अपनी सिंध की धरती के साथ उठकर खड़ा नहीं होता, और मैं जब सिंध की धरती कह रही हूँ, मैं जब सिंध के मसाइल कह रही हूँ, तो उसमें मैं कराची में मौजूद तमाम ज़बानें बोलने वालों को, ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान बोलने वालों समेत बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं अलग करके बात कर रही हूँ। ये जो उर्दू बोलने वालों के साथ आज आप देख रहे हैं कि एक बाहमी मोहब्बत का रिश्ता जुड़ता चला जा रहा है। ये जो आग यहाँ जली और जिसे बुझाने का जो काम किया है, उसमें सिंधी अदीब बहुत पेश है।
ये किरदार, ये रोल उससे सिंधी कहानियों, सिंधी शायरी से मिला है, पीछे से लेकर आज तक। सो अगर यहाँ इंसान को अभी ज़िंदा जलाया नहीं गया, उसका क्रेडिट सिंधी अदब को जाता है, बखुदा सिंधी अदब को जाता है। यहाँ अगर मंदिर अभी भी मौजूद हैं, यहाँ अगर नॉन मुस्लिम अभी भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ कुछ न कुछ उसके जान और माल इज़्ज़त महफूज है, इसका सारा क्रेडिट सच्चल साईं और शाह साईं से लेकर आज के नौजवान सिंधी अदीब और शायर को जाता है। तनकीद से मुबर्रा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतना कोई आसमानी सहीफ़ा है कि इस पर तनकीद सिंधी अदब पर नहीं हो सकती। इसमें कमज़ोरियाँ भी हैं, तनकीद का ज़रूरतमंद भी है। लगारी साहब जैसे, मुमताज़ बुखारी जैसे नक्काद इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, और मैं तो ये तो झिझकते हैं, मैंने कहा करती हूँ खुलकर तनकीद करें, हमारे नाम ले लेकर तनकीद करें। सो ज़ाहिर है कि तनकीद से मुबर्रा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक सफ़र है सिंधी अदब का जो जारी और सारी है, और सिंध को बहरहाल माजी में भी, हाल में भी, मुस्तकबिल में भी ये सिंध का अदब जो है वो सिंधी अदब जो है, बल्कि मैं इजाफी बात कहना चाहूँगी, मेरे दोस्त जो सामने बैठे हैं, कि सिंध का अदब चाहे वो उर्दू में लिखा जाए, चाहे वो सिंधी में लिखा जाए, चाहे वो सराइकी में लिखा जाए, वो सिंध की धरती और आदमी से आदमी की मोहब्बत के साथ जुड़ा रहेगा। इसकी यही बुनियाद है। बहुत शुक्रिया। हमारे पास बाकी 3 मिनट हैं। मैं पैनलिस्ट को एक क्लू देता हूं, वो ये सवाल ये है जो नीचे से आया है कि सिंध में पाकिस्तान से सबसे कम इंतहा पसंदी है, लेकिन है और पहले से ज़्यादा बढ़ी है, तो उसके बढ़ने की रीज़न क्या है? क्लू नंबर 1 हुकूमत, क्लू नंबर 2 सिंधी अदब, क्लू नंबर 3 सियासत। क्या कहते हैं हमीदा? जल्दी जल्दी बोलना है, 3 मिनट है हमारे पास। आपका सवाल ये है कि ये जो इंतहा पसंदी बढ़ी है, किसी ने तो स्पेस छोड़ा है ना, तभी देखिए, तो स्पेस आइए ना। मैं ज़ाती तौर पर इस बात की कायल हूँ कि हमें तमाम का तमाम मलबा किसी एक सर पर नहीं डालना चाहिए। मैंने 3 हर सर दिए शख्स, आपको। हर इदारा, हर शख्स इनफरादी तौर पर भी ज़िम्मेदार है, हर इदारा इज्तिमाई तौर पर भी ज़िम्मेदार है। अभी नूरुल हुदा शाह साहिबा ने अंदर एक सेशन में यही बात की है कि ये तमाम, हर शख्स, तमाम लोग, तमाम इदारे अगर अपनी अपनी जगह पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो तभी ये मसला हल हो सकता है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालते रहेंगे तो ये मसला कभी हल होने वाला तारिक नहीं कुरैशी, है। आप क्या कहते हैं? बस मां गुज़ारिश इहा कंदुसि त हिकिड़ो त इहो को स्वीपिंग स्टेटमेंट न ॾियणु घुरिजे, पर रियासतुनि जो दुकानु हलंदो ई मज़हब जे बुनियाद ते आहे, ऐं जहिड़ियूं असां वटि रियासतूं आहिनि। पर रियासत थोड़ो अच्छो मुंह असांजो बि आहे। मैं उर्दू में तर्जमा करता हूँ, वो कहते हैं हुकूमत और रियासतों की दुकान चलती अकीदे पे है। हाँ, जी, थोड़ी कोताही हमारी भी है। 4-6 साल पहले हमारे अमर जलील साहब ने, आपके पास टाइम कम है, मैं बस ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई अदबी आपकी के बाद मैं गुजारिश करता हूँ मुमताज बुखारी को। मैं अपनी मुकम्मल कर लूँ ना बात, मैं मुकम्मल कर लूँ बात कि 6-7 साल पहले किसी अदबी फेस्टिवल में हमारे कहानीकार, हमारे अफसाना निगार अमर जलील साहब ने अफसाना पढ़ा, तो उन पे फतवाएँ आ गई, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रियासत ही कर रही थी, कुछ हमारे असांजो बि पंहिंजो सफ़ेद मुंहुं हुयो, अच्छो मुंहुं हुयो। सो मूंखे महसूसु थियो त सभु कुझु जेको आहे, सॼी गार, सॼी लानत मलामत रियासत ते बि न आणणु घुरिजे। असांजे अंदर में बि केतिरा ई माण्हू आहिनि जिन खे बज़ाहिर ॾाढ़ी कोन्हे, पर उन्हनि जे पेट में ॾाढ़ी आहे, उन्हनि जी जेको सोच है मुलाहियत वारी है। मुमताज बुखारी, किसने स्पेस दी है जो ये आ गई इंतहा पसंदी? ये स्पेस ही नहीं है किसी ने,
ये स्पेस हमारे कांधे पे मुक्का मार के उस स्टेट ने ली है जिसने हमें इस दलदल में झोंका है। लेकिन बावजूद इसके इस स्टेट को पता चल चुका है कि ख़ास तौर पे सिंध का नौजवान ऑप्टिमिस्ट है। वो सिर्फ सियासत नहीं, अभी तालीम के ज़ोर पे भी आगे बढ़ रहा है। वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा मिलान में भी बैठा है, वाशिंगटन में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है, सिडनी में बैठा है। हमारा नौजवान उनको अपने मुकद्दर को तब्दील कर रहा है। उनके जबर के जितने भी प्रेशर हैं उस जबर को वो पीछे धकेल रहा है। वो उसको बता रहा है कि हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे, लेकिन अब हमारे पास जो टूल आ गया है सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड का, हम उस डिजिटल वर्ल्ड को जिसको वो फिफ्थ कॉलम वारफेयर कह रहे हैं, हम उसको फिफ्थ कॉलम वार नहीं कह रहे, हम उसको अपनी नई रेनॉन्सेस कह रहे हैं कि हम अभी जाग के हम नई जो है इनकलाबियत, वो तालीम और हमारी जो पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है वो अब हम तब्दील कर रहे हैं। अब हम उनके साथ वो डीप स्टेट वाली जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो हमारा नौजवान 5-10 साल के बाद नहीं रखेगा, वो तोड़ देगा इन सबको। डॉक्टर सहरगुल साहिबा। अच्छा, मैं जिस उम्र में ख़ुद बड़ी हो रही थी उस वक्त मैंने देखा कि जो ऑडियंस था, जो आवाम था, या जिसमें हम महफ़िलों में हम बैठते थे, तो हम बड़े आराम से कह सकते थे कि हम मज़हबी हैं, नहीं हैं, हम प्रैक्टिसिंग हैं, नहीं हैं, कोई फतवा जारी नहीं होता था। उसके 10-15 साल के बाद अचानक मैंने देखा किसी जगह पे लेक्चर देते हुए अगर मैंने ये बात की, दुरूद इब्राहिमी में लेके आई कि दुरूद इब्राहिमी जो है उसमें हम आले इब्राहिम को बहुत आला जानते हैं। तो क्योंकि ऑडियंस में मौलवी ज़्यादा थे तो मैं उनको बताने की कोशिश कर रही थी कि हम बराबर हैं। जब तक हम ये आले इब्राहिम में, तो फिर जूइश और क्रिश्चियन सारे जो आते हैं, तो तब तक हम उनको आला ना जाने, जब तक हम उनको आला ना जाने तब तक हम मज़हबी नहीं होते। तो ये सडनली क्या हुआ है हमारे माशरे को, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो नौजवान नस्ल है उसमें भी वो इंतहा पसंदी आ गई है। तो जो स्पेस खाली किया है वो सियासत ने किया था, क्योंकि जिस वक्त मैं बड़ी हो रही थी उस वक्त स्टडी सर्कल्स थे और हम बड़े अच्छे तरीके से बातें करते थे हर मौजू पे। और ये अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने स्पेस छोड़ा है, अदीबों ने भी स्पेस छोड़ा है। इस मौजू पे बहुत कम लिखा। और ये जैसे मुमताज़ ने कहा कि वो बहुत प्रेशर था, वो मुक्का मार के भी आ गए। तो हर तरीके से सोसाइटी में जब मुझे लगा कि एक खामोशी भी थी और साथ में उनको ये बड़े आराम से स्पेस मिला। यूँ नहीं कि जब मुक्का उन्होंने मारा तो हमने कोई रेजिस्ट किया। इतना रेजिस्टेंस सिंधी सोसाइटी में नज़र नहीं आया मिलिटेंसी के खिलाफ। अकबर लगारी साहब क्या कहते हैं? स्पेन में इब्न रुश्द का ज़माना था और अल-मुवाहिदीन की हुकूमत थी। उनको जंग लड़ने के लिए मुल्ला की ज़रूरत थी। मुल्ला ने कहा इसको फ़िलासफ़र को दरबार से निकालो, इसको जलील करो, हम आपके साथ हैं। आपको जवाब मिल गया। अदी नूरुल हुदा शाह। नहीं, सबने बिल्कुल मुकम्मल जवाब तो दे दिया है। किस्सा मुख्तसर ये है कि हम स्पेस नहीं देंगे, बस ये हमारा इरादा है, ये हमारा यकीन है, हम स्पेस नहीं देंगे। स्पेस बनाने वाले, लेने वाले, मुक्के मारे या जो भी, ये सुन लिया जाए कि 5000 साल की तारीख में हमने स्पेस नहीं दिया, अब भी नहीं देंगे। तो 5000 साल की इस तारीख में हम किसी भी खराबी के लिए स्पेस नहीं देना चाहते, न देंगे। ये है आज का खुलासा इस सिंधी सेशन का। आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया, आप सब मेहमानों का, सब ऑडियंस का शुक्रिया, हमें पूरी दुनिया में सुनने वाले ऑनलाइन पे बैठे हुए तमाम लोगों का शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहें। जाते जाते इस पैनल का एक ग्रुप फ़ोटो होगा, फिर हम आपके साथ बैठेंगे।